तो इसमें आज के लेक्चर में हम करेंगे रिटन डाउन वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे जो सेक्शन 43 सब सेक्शन 6 कहता है। एसेट एक्वायर्ड बाय द शेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इन केस ऑफ द एसेट एक्वायर्ड बाय द शेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, द रिटन डाउन वैल्यू मींस द एक्चुअल कॉस्ट टू द शेसी। यानी कि WDV का मतलब क्या है? एक्चुअल कॉस्ट जो भी शेसी को पे करनी पड़ी है। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? asset acquired before the previous year. In the case of asset acquired before the previous year, the written down value would be the actual cost to the chassis less the aggregate of the all deduction actually allowed in respect of the depreciation. For this purpose, any depreciation carry forward is deemed to be the depreciation actually allowed. वो क्या कहना चाह रहा है? एसेट प्रीवियस ईयर से, यानी कि अगर पहले एक्वायर किया हो, अगर कोई भी एसेट प्रीवियस ईयर से भी पहले एक्वायर किया गया हो, तो रिटर्न डाउन वैल्यू कैसी होगी? जो भी आपने एक्चुअल कॉस्ट में आपने जो पे करी होगी माइनस ऑल डिडक्शंस जो एक्चुअली अलाउड होंगी, जो अलाउड वाली डिडक्शन होगी, जो भी आपकी जो कॉस्ट आएगी वही आपकी WDV मानी जाएगी। The written down value of the block of asset shall be worked out as in accordance with the section 43(6) subsection C subclause C. WDV of the block of asset on the 1st of April of the previous year, यानी कि पिछले साल की पहली तारीख को आपने जो भी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर करी है, इसका टोटल जो हो गया, लेस जो आपने कोई भी मनी रिसीव करी है या रिसीवेबल है, क्योंकि आपने उसको सेल कर दिया, डिमोलिश कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया उस प्रीवियस ईयर में, उसके बाद जो आपकी WDV बची उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा, तो माइनस उसमें से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन करके जो भी वैल्यू होगी उसमें से माइनस करोगे तो आपके पास WDV रह जाएगी। उसके बाद डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स डीम्ड टू बी द डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड। वो क्या कहना चाह रहा है? जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर आपने कोई डेप्रिसिएशन बुक करी है, उसी के अकॉर्डिंगली हम मानेंगे कि ये डेप्रिसिएशन अलाउड है। बट एक्चुअल में क्या है? सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज 2 में जो आपकी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करी गई है वो ही आपको अलाउ करी जाएगी। सेक्शन 43(6) सब सेक्शन 6 B provide that the written down value in the case of asset acquired before the previous year means the actual cost to the chassis less all depreciation allowed to him under the Income Tax Act 1961. Person who were exempted from tax were not required to compute their income under the head. जो भी persons जिनकी इनकम जो है वो ऑलरेडी एग्जाम्प्ट है, वो ऑलरेडी एग्जाम्प्ट इनकम में आते हैं, उनको PGBP में कुछ भी इनकम शो करने की जरूरत नहीं है। However, when the exemption is withdrawn subsequently, such persons become liable to income tax. Hence, were required to compute their income for the income tax purposes. In this regard, a question arises as to the basis on which depreciation allowed. अगर वो subsequently एग्जाम्पशन जो है वो सब्सिक्वेंटली वो वापस ले ली गई, विड्रॉ कर ली गई है, यानी कि अब उनकी इनकम टैक्सेबल नहीं रही है, तो वो क्या होगा? इन दिस रिगार्ड क्वेश्चन अराइजेस एज टू द बेसिस ऑन विच डेप्रिसिएशन अलाउड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। यानी कि वो जो सेक्शन जो है 36 वाला, ये वाला 32 वाला, उसी के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स कैलकुलेट करी जाएगी, इनकम टैक्स के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी जाएगी। The actual cost of an asset has to be adjusted by the amount attributable to the revaluation of asset, if any, in the books of account. Books of accounts में जो actual cost है उसको revalue किया जाएगा, यानी कि उसकी adjustment करी जाएगी। उसके बाद the total amount of depreciation on such asset provided in the books of accounts in respect of such previous year or preceding previous year relevant to the assessment under consideration shall be the deemed to be the depreciation actually allowed for the Income Tax Act section 43 subsection 6. ठीक है जी। तो टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 43 सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करी जाएगी। बस इसमें ये बोला हुआ, डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करी जाएगी। अगर रिवैल्यूएशन में ज्यादा हो जाएगा तो डेप्रिसिएशन ज्यादा बनेगी और कम होगा तो डेप्रिसिएशन कम बनेगी। कंपोजिट इनकम, कंपोजिट इनकम क्या है? कंपोजिट इनकम फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट acquired before the previous year. The total amount of depreciation will be computed if the
एंटायर कॉम्पोजिट इनकम ऑफ द बिजनेस इज चार्जेबल टू, यानी कि कॉम्पोजिट इनकम पहले तो ऐसे कैलकुलेट करी जाएगी कि सारी की सारी इनकम ही जो है वो पीजीबीपी के अंडर टैक्सेबल है। ठीक है जी। द डेप्रिसिएशन सो कंप्यूटेड हैज बीन एक्चुअली अलाउड टू द सेसी, जो एक्चुअल में अलाउ करी गई है वो ही होगी। अब ये जो एग्जांपल है ये आपका होमवर्क है, ये एक बार आप पढ़ेंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। केसेस विद द डब्ल्यूडीवी वैल्यू रिड्यूस टू द निल, कौन से ऐसे, वैसे तो डब्ल्यूडीवी कभी भी जीरो होती नहीं है, बट कौन से ऐसे केसेस में जो है डब्ल्यूडीवी निल मानी जाएगी। तो पहले हम देख लेते हैं। मनी रिसीवेबल बाय द एसएससी इन रिगार्ड टू द एसेट सोल्ड अदरवाइज ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टुगेदर विद एन अमाउंट ऑफ स्क्रैप वैल्यू मे एक्सीड WDV at the beginning of the year as increased by the actual cost of any asset acquired। वो कहता है कि जो मनी रिसीवेबल है बाय द एसएससी इन रिगार्ड टू द एसेट सोल्ड, कोई भी एसेट सोल्ड करनी है या फिर ट्रांसफर करनी है ड्यूरिंग द ईयर टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ स्क्रैप वैल्यू, यानी कि अलोंग विद द स्क्रैप वैल्यू, अगर WDV से उसकी सेल वैल्यू, ट्रांसफर वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू इंक्रीज होती है तब जो WDV है वो निल हो जाएगी। द एसेट इन विच द रेलेवेंट ब्लॉक में बी ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर, ऑल द एसेट इन द रेलेवेंट ब्लॉक में बी ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि सारे के सारे जो ब्लॉक में थे एसेट ट्रांसफर हो गए। ठीक है जी। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ द डेप्रिसिएशन, वो क्या कहना चाह रहा है, कहता है कैरी फॉरवर्ड और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो भी रहेगी, मान लो प्रीवियस ईयर में आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट थे ही नहीं डेप्रिसिएशन को अब्सॉर्ब करने के लिए, तो जो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन रहेगी वो क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अलाउंस में हो जाएगी प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट ईयर में, फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर। अगर कोई भी डेप्रिसिएशन अलाउंस अवेलेबल नहीं है इस ईयर में, इस प्रीवियस ईयर में, तो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आपको पता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ सेटअप, तो कैसे कैसे सेटअप होगा, कहता समझो, कहता कि आपने डेप्रिसिएशन जो है वो कैसे सेटअप करना है, सेट ऑफ लॉसेस कैसे करने हैं हेड्स ऑफ इनकम के साथ। कहता द प्रोविजन इन इफेक्ट आर एज फॉलोज, सिंस द अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन फॉर्म द पार्ट ऑफ द करंट ईयर डेप्रिसिएशन, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरीज, सैलरीज के अलावा ऑल अदर हेड से सेट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर इनफिनाइट नंबर ऑफ ईयर्स, इनफिनाइट नंबर ऑफ ईयर्स के लिए डेप्रिसिएशन अनअब्सॉर्ब कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सेटअप तभी अलाउ होगा, सेटअप तब भी अलाउ हो जाएगा इवन इफ द सेम बिजनेस टू विच इट रिलेट्स नो लॉन्गर एग्जिस्टेंस, अगर बिजनेस एग्जिस्टेंस में नहीं रहता, अगर बिजनेस एग्जिस्टेंस में और वो सेम बिजनेस एग्जिस्टेंस में नहीं रहता तब भी डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, सबसे पहले आपका क्या होगा, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, उसके बाद अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो प्रीवियस ईयर की हमें सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं मिले वो। तो ये एग्जांपल जो है वो होमवर्क रहेगा आपका। उसके बाद यहाँ पे आपको मैंने ये होमवर्क दिया, उसके साथ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन भी आपकी ये होमवर्क में है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बहुत सिंपल सिंपल है, ऊपर जो बड़ा है वो टॉपिक है उसी के साथ रिलेटेड है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी आर नॉट एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पसेस। वो कह रहा है कि कोई भी बिल्डिंग प्लांट मशीनरी है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पर्पस के लिए यूज नहीं हुई, वो किसी और पर्पस के लिए भी यूज है। फॉर एग्जांपल, कोई भी बिल्डिंग इज नॉट एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑन द करंट रिपेयर टू द प्रीमाइसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्लांट, करंट रिपेयर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसेट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द फेयर प्रोपोर्शनेट। मान लो आपने पर्सनल पर्पस के लिए भी वो एसेट यूज करा और ऑफिस या बिजनेस पर्पस, प्रोपोर्शनेट जो है वो आपको मान लो 1 लाख रुपए की अगर डेप्रिसिएशन थी तो उसका कुछ जो है 40% आपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करा, 60% आपने ऑफिस पर्पस के लिए यूज करा। तो जो एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट्स है वो असेसिंग ऑफिसर के अकॉर्डिंगली जो भी होगा, जैसा भी होगा, उसको प्रपोर्शन करके ही मिलेगा। यानी कि ये जो पर्सनल पर्पस के लिए वो डिसअलाउड हो जाएगा P&L में। उसके बाद बैलेंसिंग चार्ज, बैलेंसिंग चार्ज क्या चीज है? Section 41 subsection 2 provide the manner of calculation of the amount which shall be chargeable to income tax as the income of the business of the previous year in which the money payable for the building, plant and machinery or furniture on which depreciation has been claimed under section, that is for the power undertakings, is sold, discarded, demolished or destroyed. The balancing charge will be the amount by which the money payable in respect of such building, plant and machinery together with the amount of the scrap value if exceed the written down value. However, the amount of the balancing charge should not exceed the
difference between the actual cost or WDV, the tax shall be levied in the year in which the money payable become due. वो ये क्या कहना चाह रहा है? बैलेंस चार्ज है क्या चीज है? यहां पे देखो, बैलेंसिंग चार्ज, वो ये कहना चाह रहा है, प्रोवाइड दैट द कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द शैल बी which shall be chargeable to the income tax of the previous year in which money payable, यानी कि एक मनी पेबल है, आपने कोई भी एसेट खरीदा उसके लिए जो मनी पेबल है, और जो आपने जिसके ऊपर आपने सेक्शन 32 के अंदर डेप्रिसिएशन क्लेम करी है, ठीक है जी। अगर ये सोल्ड हो जाए, डिस्कार्ड हो जाए और डिमोलिश हो जाए और डिस्ट्रॉयड हो जाए, द बैलेंसिंग चार्ज विल बी द अमाउंट बाय द विच मनी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ स्क्रैप वैल्यू। इन दोनों को जोड़ के, मनी पेबल और जितना भी जोड़ के, अगर ये WDV से एक्सीड करता है, इफ एनी एक्सीड, हाउएवर, यानी कि अगर मान लो ये मनी पेबल थी वो 1.5 लाख रुपए थी और ये थी 50,000 रुपए, बट आपकी WDV थी 1,80,000 रुपए, तो इन दोनों का टोटल क्या होगा? 2 लाख। 2 लाख माइनस 1,80,000, यानी कि कितना बना? 20,000। तो आपकी WDV कम पड़ गई, तो आपको टैक्स लगेगा 20,000 के ऊपर, टैक्सेबल होगी, क्योंकि आपको इसके ऊपर अल्टीमेटली प्रॉफिट ही तो हो गया। वो क्या कहना चाह रहा है? द टैक्स शैल बी लेविड इन द ईयर इन विच मनी पेबल बिकम ड्यू, यानी कि टैक्स तभी लगेगा जिस ईयर में मनी पेबल ड्यू बनेगी। तो टैक्सेबिलिटी कौन से ईयर में? जब मनी पेबल आपकी ड्यू हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 41, मेक इट क्लियर दैट विद द मनी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग मशीनरी प्लांट फर्नीचर रेफर टू इन द सेक्शन बिकम ड्यू इन द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ द बिल्डिंग मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी वाज बीइंग यूज्ड इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस में नहीं रही। द प्रोविजन शैल बी अप्लाई एज इफ द बिजनेस इन द एग्जिस्टेंस इन द प्रीवियस ईयर, चाहे वो एग्जिस्टेंस में रही चाहे नहीं रही, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी या जो भी एसेट है, तो हम इसी तरह से मानेंगे कि बिजनेस जो था वो आपके एग्जिस्टेंस में था, यानी कि सब कुछ वाइंड अप होने के बावजूद भी बैलेंसिंग चार्ज के लिए, टैक्सेबिलिटी के लिए बिजनेस को रनिंग में मानेंगे। उसके बाद ये जो हम सेक्शन 35, पीछे अभी कुछ सेक्शंस पहले सेक्शन 35 हम पढ़ रहे थे, वो क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। वो क्या कहना चाह रहा है? दिस सेक्शन अलाउज एज द डिडक्शन in respect of any expenditure on the scientific research related to the business of the assessee, यानी कि अगर कोई बिजनेस के रिलेटेड अगर आप कोई साइंटिफिक रिसर्च कराते हो, उसके ऊपर वाले खर्चों का डिडक्शन कितना मिलता है? तो देखो, साइंटिफिक रिसर्च आपकी नॉलेज की एक्सटेंशन के लिए आपने कोई भी नेचुरल और अप्लाइड साइंस लगाई, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के लिए। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर क्या चीज है? सारे ऐसे एक्सपेंडिचर जो प्रोसिक्यूशन या फैसिलिटीज के लिए, प्रोसिक्यूशन ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च के लिए, बट डज नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर इन एक्विजिशन, यानी कि उसके राइट्स के लिए अगर आपने कोई खर्चा करे तो वो इंक्लूड नहीं हो। बाकी उसकी अगर कोई रिसर्च के लिए आपने पैसा खर्च किया है तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाएगा। साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू द बिजनेस और द क्लास ऑफ द बिजनेस, यानी कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द बिजनेस के लिए भी जो साइंटिफिक रिसर्च है, any scientific research may lead to or facilitate any extension of that business or all the business class as the case may be. Any scientific research of the medical nature which has special relation to the welfare of the workers employed in the business, all the business that class as the case may be. वो क्या कहना चाह रहा है? साइंटिफिक रिसर्च जो थी उसके कारण आपको फैसिलिटेट करनी पड़ी एक एक्सटेंशन, यानी कि बिजनेस ऑलरेडी चल रहा था, बिजनेस की कुछ एक्सटेंशन करनी पड़ी। ठीक है जी, तो एक ये बात होगी। साइंटिफिक रिसर्च ऑफ अ मेडिकल नेचर की अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च है रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द बिजनेस एम्प्लॉयड इन द बिजनेस और ऑल द बिजनेस और द क्लासेस ऑफ दैट बिजनेस एज द केस में भी, कहता कि कोई भी अगर मेडिकल नेचर का कोई ऐसा बिजनेस है और वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स के लिए अगर कोई काम करा, वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स के लिए अगर कोई काम करा, तो वो भी क्या हो जाएगा? बिजनेस क्लास के लिए, उस क्लास ऑफ बिजनेस के लिए साइंटिफिक रिसर्च का एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाएगा। तो हमने ये जो क्या करा है, ये एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च जो है, अगर कोई कंपनी किस बिजनेस में एंगेज है, बायोटेक्नोलॉजी और किसी भी बिजनेस के लिए, प्रोडक्शन के लिए, नॉट बीइंग आर्टिकल और द थिंग स्पेसिफाइड इन द लिस्ट ऑफ 11 शेड्यूल ऑन द एप्रोप्रिएट इन हाउस रिसर्च और डेवलपमेंट, यानी कि इन हाउस अगर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है
उस बिजनेस में इन्वॉल्व है तो 100% मिल जाएगा एक्सपेंडिचर। अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर, लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा अगर कोई भी एक्सपेंडिचर करा तो उसके ऊपर 100% डिडक्शन या एक्सपेंडिचर अलाउेबल हो जाएगा। इंकर बाय द एसएससी ऑन द साइंटिफिक रिसर्च टू द बिजनेस, कोई रेवेन्यू नेचर का है, कोई कैपिटल नेचर का है, तो 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर इंकर्ड अदर देन द एक्सपेंडिचर ऑन द लैंड, तो लैंड के अलावा बाकी सारे जो एक्सपेंडिचर है वो 100% अलाउड हो जाएंगे। अप्रूव्ड इंडियन कंपनी फॉर द साइंटिफिक रिसर्च, notified approved university colleges research association or other institution for the social science or the statistical research 100% of the amount paid। वो क्या कहना चाह रहा है, कोई भी ऐसा अप्रूव्ड इंडियन साइंटिफिक इंडियन कंपनी है फॉर द साइंटिफिक रिसर्च के लिए और आपने कोई भी अमाउंट पे कर दी है कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज रिसर्च एसोसिएशन को या कोई भी नोटिफाइड यूनिवर्सिटी कॉलेज रिसर्च एसोसिएशन के इंस्टीट्यूशन को रिसर्च को, तो जिसका भी 100% ऑफ द सम पेड 100% ऑफ सम पेड जो है वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद इंकर्ड बाय द एसएससी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई भी ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द एसएससी ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू द बिजनेस वुड बी अलाउड एज डिडक्शन इन द ईयर इन विच इट वाज इंकर्ड। ठीक है जी, कोई भी ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जहां पे हमने ये पढ़ा था, ये कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 100% अलाउेबल हो जाएगा। तो आपने काम करना है, ये जो सारा ये जो डाटा है ऊपर चार्ट में था, आपने ये पढ़ के आना। इसमें से मैं यहाँ पे ये पढ़ाता हूँ कि अगर आपको सेक्शन 35(2) ये क्लैरिफाई करता है कि कोई भी डेप्रिसिएशन एडमिसिबल नहीं है कैपिटल एसेट के ऊपर अगर आपने उसके लिए 100% डिडक्शन ले ली है प्रीवियस ईयर में। जब आपने 100% डिडक्शन ले ली तो और बेनिफिट उसका क्या लोगे। ठीक है जी, सेल ऑफ एसेट ये भी आपका होमवर्क है। तो पेज नंबर 210 के ऊपर जो डी पार्ट तक आप सिर्फ आपने होमवर्क करना है। आज के लिए इतना ही कर रहे हैं हम, और नेक्स्ट क्लास से ये सेक्शन 35 भी कंप्लीट हो जाएगा और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को एक और आधी क्लास में और इसको वाइंड अप करने की कोशिश करें।